सबसे पहले तो अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे अनमोल रतन, भारत के रियल अनमोल रतन, रतन टाटा साहब को। मैं बहुत दिनों से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब से वो एडमिट हुए तब से ही। और कल रात को हमें एक ऐसी दुखद घटना मिली, मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब मैं अपना ही नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी मैं प्रतिक्रियाएं देख रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है कि हमारा खुद का एक पर्सनल लॉस हुआ है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैन विद जीरो हेटर्स, कोई उनके इतने हेटर्स नहीं थे। और इतने बड़े बिजनेस टाइकून, आप क्या नाम दे सकते हैं उन्हें, वो कितना कुछ सीखने को, एक यंगस्टर, हम भी आज यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कितना कुछ सीखने को आपको उनसे मिल सकता है। वो सारी चीजें देख के जब एकदम से दिमाग में आई, कल ही शाम को मैंने खबर देखी कि उनकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई है, तो मैं भगवान से ये प्रे कर रहा था कि नहीं, अभी अभी थोड़ा सा, और अभी अभी नहीं। खैर, कहते हैं ना कि जो होना होता है उसको कौन टाल सकता है, वो भी कहीं हद तक बहुत ज्यादा कष्ट में होंगे, कितनी एज उनकी हो गई थी। ठीक है, और रात को एकदम से वो खबर मिली कि वो हम सबके बीच में नहीं रहे, और अभी उनके पार्थिव शरीर को जो है उनकी अंतिम दशा जो होती है वहां तक पहुंचाया गया। तो इसी वजह से दिल में बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा दिमाग खराब था। और कल जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, तो उस पर प्रतिक्रिया रात में व्यक्त नहीं कर पाए। तो फिर मैंने सोचा सुबह करते हैं, होनी जो होना था वो उसको कौन टाल सकता है। लेकिन रतन टाटा सर, उनकी बातें, उनकी दिखाई हुई मार्गदर्शिता जो भी है, सब हमारे साथ हमेशा रहेगी। बहुत कुछ इंसान सीख सकता है उनको देख के, उनकी चीजें सुन के, उनको पढ़ के। यही सब आशा के साथ हम ये प्रे करते हैं कि भगवान उन्हें, एक ऐसा इंसान, ये भी मैं बता दूं, एक ऐसा इंसान जिसको ठोक के बोल सकता है कि भगवान अपने श्री चरणों में नहीं, जी हाँ, श्री चरणों में नहीं, अपने दामन में जगह देगा। ओम शांति। बात करते हैं कल के मैच की। कल जो मैच हुआ भाई साहब, क्या किस किस चीज के बारे में बात करूं। सबसे पहले तो मुझे ये लगा, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि जैसे कोई एशिया कप चल रहा है। यहाँ पे इंडिया ने बांग्लादेश को पेल दिया, T20 सीरीज जीत ली। और वहां पे वर्ल्ड कप जो वुमेन्स वाला चल रहा है, वहां पे इंडिया ने श्रीलंका को पेल दिया, और कुछ दिन पहले इंडिया ने पाकिस्तान को भी पेला था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा एशिया एक साथ आ गया हो, मेंस का वुमेन्स का पूरा एशिया कप चल रहा हो। अब सबसे पहले वुमेन्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वुमेन्स ने जिस तरीके से कल का मैच जो है वो जीत दर्ज करी है, भाई साहब लाजवाब लाजवाब, क्या बोल सकते हैं। स्मृति मंदाना की फॉर्म थोड़ा कंसर्न थी पहले 2 मैचेस में लेके, कल उन्होंने 50 लगाई। शेफाली वर्मा ने भी अच्छा खासा योगदान दिया, लेकिन थोड़ा वो टिपिकल शेफाली वाला टच कल देखने को नहीं मिला। 40-42 गेंदों में उन्होंने वो पारी खेली। और हरमनप्रीत कौर, कल भाई साहब जो फोड़ा है उसने, और उसके बाद एक तरफा एक तो वो कैच जो पीछे पलट के जो राधा यादव ने पकड़ा है, अरे लाजवाब। और वहीं दूसरी तरफ मेंस क्रिकेट में क्या हो रहा था कि हमारी सिचुएशन क्या हो गई थी, 43 पे 3, पावर प्ले के अंदर 43 पे 3। और ऐसी ही सिचुएशन में जो इंसान रन बना देता है ना, वो आपका फलक पे जाके बैठ देता है। बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे हैं। कल फिर से वही सिचुएशन थी, संजू सैमसन चले नहीं, हालांकि स्टार्ट उन्हें अच्छा मिला, अच्छे 2-4 उन्होंने चौके मारे। अभिषेक शर्मा ने भी अच्छे खासे हाथ दिखाए, और सूर्य कुमार यादव ने, वो कहीं हद तक उनका खेलने का अंदाज ही वो था। उसके बाद आया भैया नीतीश रेड्डी। पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि जब मैंने नीतीश रेड्डी के बारे में कल सर्च किया, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, इस इंसान को जिम्बाब्वे वाले टूर के लिए सिलेक्ट किया गया था, उसमें इंजर्ड हो गया था, और इसको बाहर करके फिर इनकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर आया था। और इधर भी आप देखें, तिलक वर्मा अंदर बैठा हुआ है। तिलक वर्मा को कहते हैं ना कि दूध में मक्खी की तरह निकाल के साइड में रख दिया है। तिलक वर्मा अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी मैं ये सोचूं कि साला ये नीतीश रेड्डी को इतना तवज्जो क्यों दी जा रही है, इतना इसको क्यों खिलाया जा रहा है। दूसरा, इसका एज 21 साल का नहीं चलता, 21 साल का। मैंने भी क्रिकेट के लिए, मैंने भी वो दिन देखे हैं कि क्रिकेट में एज की कितनी धांधली होती है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक बल्लेबाज है, अक्षत रघुवंशी है, कौन है वो, अंडर 13 में उसने दोहरा शतक लगाया, क्या लगाया, मतलब मुझे उसका नाम क्लियरली याद नहीं है। मैंने उसको देखा, यार वो इंसान कहाँ से 13 साल का लगता है, तो कहाँ से ये इंसान 21 साल का लगता है। मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग लिख कर जरूर सकते, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली है, हमसे भी कोच लोग बोलते थे कि अपना जो एज है वो डॉक्यूमेंट्स में कम लिखा लो, आगे चल के फायदा मिल जाएगा। तो मुझे तो यार 21 साल का नीतीश रेड्डी कहीं से नहीं लगता। हाँ, लेकिन 21 साल का नहीं है। लेकिन कल ये चीज समझ में आ गई कि क्यों उसमें इन्वेस्ट कर रही है बीसीसीआई। प्रॉपर प्रॉपर प्लेसमेंट है आपके हार्दिक पांड्या का। जब मैंने उसको बॉलिंग करते हुए देखा, 2 विकेट बॉलिंग में ले गया, और जो उसने फोड़ा है, जो हार्ड हिटिंग, जो क्लीन हिटिंग उसकी है, भाई साहब कल उस लड़के ने दूसरे ही T20 में ये दिखा दिया कि मैं नया नहीं हूं, मैं इसी के लिए इंतजार कर रहा था, मैं ऐसे ही खेलूंगा। 4 नंबर पे उसने जो फोड़ा है, वो साथ में हमारे रिंकू पाजी, मैं ये पहले दिन से बात बोल रहा हूँ, पता नहीं रिंकू पाजी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है बार बार। उनको नंबर 4 आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ उस इंसान को और ऊपर भेजो, नंबर 4 उसका फिक्स कर दो, वो बंदा रन बना के देगा। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि रिंकू सिंह इस सिचुएशन में आया हो और उसने परफॉर्म ना किया हो। कल यार रिंकू सिंह और इनने जो पार्टनरशिप लगाई, 43 पे 3 से वो 220 तक खींच के ले गया। और बीच में एक छोटा सा कैमियो जो है वो हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी ये चीज समझ रहे हैं कि उनके ऊपर देखो टेस्ट वो खेलते नहीं है, उन्होंने साहब उनकी जितनी भी जो भी वो थी। अब ये गौतम गंभीर एरा में तो चलने वाला नहीं है, ये जो कहते हैं ना जर्रा नवाजी, वो इसमें नहीं चलने वाली है। उनको टेस्ट क्रिकेट वो खेलते नहीं है, वनडे ओडीआई वो खेलते हैं, तो उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए वो कल का जो कैच था भाई, पूरा 100% एफर्ट और परफॉर्मेंस, जो कैमियो छोटा सा खेला 38-39 रन का, वो ये साफ दिखाता है कि पीछे नीतीश रेड्डी। और कल नीतीश रेड्डी ने भी साफ कर दिया है कि अगर हार्दिक पांड्या से कोई गलती होती है तो उनका रिप्लेसमेंट तैयार किया जा रहा है। और यही एक वजह है कि नीतीश रेड्डी में इतना इन्वेस्ट कर रही है, और इसी को बोलते हैं गौतम गंभीर एरा। ठीक है, ये शायद से कोई स्ट्रॉन्ग टीम होती ना, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के रिस्क लिए जाते। सबको पता था कि बांग्लादेश है, अच्छा खासा स्कोर है, कोटला पर कल हमने जो बात करी थी कि हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पे 200 रन भी चेस होते हैं, उसी तरह का कुछ था। लेकिन सामने बांग्लादेश थी तो 200 चेस नहीं हो पाए। इसलिए आप देखें कल एक और रिकॉर्ड बनाया कि 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी है, 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी है, और सातों को विकेट मिला है।
ठीक है, सातों को विकेट मिला है, ये गौतम गंभीर रह रहा है। गौतम गंभीर का सीधा सा फंडा यहाँ से अगर आप समझ गए होंगे तो उसका सीधा सा फंडा है कि भैया सबको बॉलिंग आना चाहिए, आगे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, सबको बॉलिंग आना चाहिए, सबको बैटिंग भी उस तरह की आना चाहिए, बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत आजमाना चाहिए। इसलिए आप देखें ऑलमोस्ट सारी लोग, कल कितने 7 लोगों ने तो बल्लेबाजी करी, सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी नहीं करी, रिंकू सिंह ने गेंदबाजी नहीं करी, संजू सैमसन ने गेंदबाजी नहीं करी, और एक और कौन था, कौन याद आता है जिसने गेंदबाजी नहीं करी कल के दिन में। 6 वो हो गए, 3 ये हो गए, 6 7 वो हो गए, 3 ये हो गए, 7 3 10 हो गए। एक और कोई प्लेयर मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने गेंदबाजी नहीं, क्यों नहीं करी? क्योंकि सूर्य कुमार को हम देख चुके हैं करते हुए, वो भी हाथ घुमा लेते हैं, वो भी विकेट ले सकते हैं। रिंकू सिंह को हम देख चुके हैं श्रीलंका वाली सीरीज में, वो भी हाथ घुमा सकते हैं, वो भी विकेट ले सकते हैं। संजू सैमसन कीपिंग करते हैं तो उनका कोई औचित्य बनता नहीं है। एक मुझे प्लेयर याद नहीं आ रहा है, ये गौतम गंभीर रहा है कि सबको गेंदबाजी आना चाहिए, और इस तरह की गेंदबाजी, इफेक्टिव गेंदबाजी आना चाहिए कि अगर एक छोर से एक किसी 2-3 प्लेयर्स का दिन नहीं है और वो पिटाई खा रहे हैं, तो एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो मेरे ख्याल से उनकी कमी पूरी कर सकते हैं, और वही कुछ था। तो सारी चीजें मिल जोड़ के जो है वो कल इंडिया ने जीत दर्ज करी, वुमेन्स में भी और मेंस में भी। एक प्लेयर का जरूर से मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, तंजीम हसन, जो प्लेयर है, जो आप लोगों को याद होगा जिसने कोहली को घूरा था, ठीक है, वो कल का मैच खेल रहा था। ठीक है, इसके बारे में मुझे एक चीज पता चली है कि ये इतना बड़ा, ये मतलब एक ऐसा प्लेयर है इनकी टीम में, बांग्लादेशी टीम में, बांग्लादेशी टीम और बांग्लादेशी प्लेयर हमें कितना प्यार करते हैं। हमने रिसेंटली टेस्ट सीरीज में देखा कोहली और साकिब के बीच का वो बॉन्डिंग किस तरह का था। कोहली ने जाके उनको अपना बैट गिफ्ट किया, उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, और उसके बाद जो मेहंदी हसन थे वो अपने बैट का प्रमोशन, अपनी बैट की कंपनी का प्रमोशन रोहित शर्मा और कोहली से करा गए। जो एक पोस्ट डालने के इंस्टाग्राम पर करोड़ों चार्ज करते हैं, वो फ्री में बंदा प्रमोशन करा के निकल गया। तो इस तरह की बॉन्डिंग है, इस तरह के रिलेशनशिप है हमारे इंडिया और बांग्लादेश के। लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है तंजीम हसन साकिब, तंजीम हसन साकिब, ये पाकिस्तानी है, इसकी सोच इतनी गंदी है महिलाओं के लिए, और आपके जो हिंदू हैं, इसका मानना है कि ये जितने भी जो गैर मुसलमान लोग हैं दुनिया में, उनको खत्म कर देना चाहिए, और इसीलिए उसने वो रिएक्शन दिया था कोहली को आउट करने के बाद। वो तो यहाँ पे इसकी गनीमत मानो कि कोहली यहाँ पे है नहीं, T20 क्रिकेट से वो रिटायर्ड ले चुके हैं, और टेस्ट क्रिकेट में ये खेला नहीं शायद से। ठीक है, इतना गंदा प्लेयर है, इतनी गंदा व्यक्तित्व है इसका, आप एक बार जाके गूगल सर्च करना, मुझे पता चला तो मैंने इसी वीडियो में आपके साथ बोल दिया। बाकी अगले मैच के लिए इंतजार, अगले मैच में मिलते हैं, आप सब लोगों से सारी चीजें लेके, उन सब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।